Good morning, all of you. I hope you are good. I am good too. लास्ट क्लास में हमने अशोका के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको बताया था कि अशोका जो थे उन्होंने 272 और 273 बीसी से 232 बीसी तक रीन किया मगध पे. और ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन मगध बट अ ह्यूज पार्ट ऑफ इंडिया, एंशंट इंडिया. And he was called as Devnam Piyadasi or Devnam, as his name was inscribed in most of his scriptures and inscriptions. But his name was only written as Ashoka in the inscriptions of Maski and Gurjara. And according to a Jain Janashruti, it was told that Bindusara didn't want अशोका एज किंग. सो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी विरोध करने के बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद जो है अशोका जो थे वो गद्दी पे बैठे थे. नाउ इससे आगे हम पढ़ते हैं. लेट मी टर्न माई गैजेट्स ऑन. ओके. 7 years after the coronation, I am reading from here, Ashoka merged several areas of Kashmir and Khotan into his empire. काफ़ी उन्होंने पार्ट्स जो थे वो मर्ज कर लिए अपने एम्पायर में. और खोतान जो है वो बहुत ही एंशंट टाइम में सेंटर था एजुकेशन का, काफ़ी बड़ा. ड्यूरिंग दिस रीन मौर्यन एम्पायर इंक्लूडेड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान अपार्ट फ्रॉम तमिल प्रदेश. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, आप मुझे नहीं ध्यान कौन किसी क्लास में मैंने आपको बताया ज़रूर है कि ओनली सम स्टेट्स 2 और 3 स्टेट्स वर लेफ्ट फ्रॉम साउथ इंडिया. बाकी पूरा अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से लेकर के वहाँ तक साउथ तक पूरा अशोक का एम्पायर था. ठीक है. इन द 8th year of coronation 261 BCE, Ashoka attacked Kalinga in which most 1 lakh people were killed. Around 1 lakh people were killed in वॉर ऑफ कलिंग. कलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज वहाँ पे एलिफेंट्स बहुत थे. और मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट जिसके पास ज़्यादा होते हैं उसके पास वॉर जीतने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम इतने वेपन्स होते नहीं थे ना. बारूद वगैरह जो था, वो जो गन पाउडर था वो तब तक डिस्कवर हुआ ही नहीं था. लोग ऐसे लड़ते थे शस्त्रों से. ठीक है. तो वेपन से लड़ते थे जो कि फिज़िकली उनको यूज़ करने पड़ते थे. एलिफेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस कलिंग वॉज द हब, बिकॉज कलिंग को अगर मैं अभी मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊँ तो द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, उसको कलिंग बोला जाता था. और उसकी कैपिटल थी तोसली. और वहाँ का किंग था नंद राजा करके एक किंग था जिसको अशोका ने हराया था. और उसके बाद में उनको कलिंग मिल गया था. लेकिन कलिंग जीतने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया. और सॉरी, मैं बता रही थी आपको कि बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट. मतलब आधी से ज़्यादा तरफ से जो है इंडिया जो है वो पानी से घिरा हुआ. एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है. तो मराइन फैसिलिटीज़ नेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस साइड में जो हमारा जो कंट्री से दूसरे देशों से हमारा रिलेशन है जो बिज़नेस का है और दूसरा भी टाइप से है, तो आना जाना जो है वो वाटरवेज के थ्रू ही था. कलिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर दैट, बिकॉज सी पोर्ट था वो एक. तो दैट्स वाई अशोका वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कलिंगा. ऐसा थोड़ी है इतना महान किंग है वो एवं ही जाएगा किसी देश के ऊपर लड़ाई करने के लिए. नहीं था ऐसा. उसको वहाँ से कुछ मिल रहा था. दैट्स वाई. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं. 8वें साल में उन्होंने अपने कोरोनेशन के 8th ईयर के अंदर 261 BC में कलिंग के ऊपर अटैक किया था. ठीक है. और करीबन 1 लाख ऑफ पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ. उसके बाद जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हार्ट में चेंज आया उनके, वो काबिल तारीफ़ था. बिल्कुल ही चेंज हो गया. मतलब ऐसा किंग जो कल ही, मान लो कल ही विश्व विजय पर निकला है, बिल्कुल एकदम जैसे कहें तो अलेक्जेंडर ही बना हुआ है, वो एकदम से बदल गया एकदम ही. मतलब हथियार त्याग दिए उन्होंने. लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं था कि ही विल नॉट डिफेंड हिमसेल्फ. ही टुक अ पॉलिसी नॉट टू अटैक, बट ही डिडंट टेक द पॉलिसी ऑफ
नॉन डिफेंस, ठीक है, डिफेंस वो करेंगे, उनकी ये थी। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि नंद राजा था और एक हाथी गुम्फा एडिक्ट है। इससे पता चलता है कि कलिंग जो था उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट था और कलिंग के बाद में उनकी लाइफ में चेंज आया। द मैसेकर डिस्टर्ब्ड अशोका, इन फैक्ट ही अनाउंस द एनहाइलेशन ऑफ वेपन्स। एनहाइलेशन मीन त्याग देना, हथियार त्याग दिए, ठीक है। अंडर द मगध एम्पायर द कैपिटल ऑफ कलिंग वॉज मेड ढोलिया और तोसली, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कैपिटल चेंज कर दी गई थी बाद में। अशोका केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शरणम निग्रोध एंड उपगुप्त एंड वॉज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म एंड अडॉप्टेड द धम्मघोष इन प्लेस ऑफ भेरी घोष। भेरी मीन्स वॉर, ठीक है, और धम्म जो था इसका मतलब होता है धर्म। धर्म का मतलब होता है अच्छा या गलत। यहाँ पे रिलीजन नहीं है, इट डजंट मीन रिलीजन, बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स गुड एंड बैड, जो किया जाना चाहिए और जो नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी तो प्रभु राम पूरी रामायण में उनके मुंह से ये निकलता है ये धर्म है, ये अधर्म है। लक्ष्मण ये अधर्म की बात है, लक्ष्मण ये धर्म की बात है, या सीता ये धर्म की बात है। तो उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि हिंदुज़म पे है या किसी धर्म पे है। उस वक्त तो हिंदुज़म का कुछ अता पता भी नहीं था, ठीक है। बस एक वे ऑफ लाइफ है ये, जिसको आगे चल के लोगों ने रिलीजन का नाम दे दिया। लेकिन उसका मतलब ये था कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो ये धम्म वही है। धम्म का मतलब है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और इसको प्राकृत भाषा में, प्राकृत जो उस वक्त भाषा यूज़ होती थी उस लैंग्वेज में इसको धम्म बोला जाता था, धर्म को। तो उन्होंने कहा धर्म का घोष का मतलब होता है कि एक तरह की अनाउंसमेंट करना। उन्होंने कहा मैं लड़ाई नहीं करूँगा, ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो उनके दो गुरु बने, उनको दो गुरु मिले, उपगुप्त एंड श्रमण निग्रोध, जिन्होंने उनको बुद्धिज्म अपनाने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन बुद्धिस्ट तो वो बाद में बने। उससे पहले कल्हण जो थे, एक राइटर थे कश्मीर में, उन्होंने एक बुक लिखी थी राजतरंगिनी, जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अशोका थे वो पहले लॉर्ड शिवा को प्रेज करते थे, मतलब वो शिवाइट थे। उसके बाद में वो बुद्धिस्ट बने। आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर नाउ। लेटर ऑन ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गुरु मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस जो थे वो भी एक बुद्धिस्ट थे, मॉन्क। उनके ये इन्फ्लुएंस में आए और इन्होंने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद में इन्होंने बराबर हिल्स में, BARABAR, बराबर नाम की हिल्स थी। अरे क्या हो रहा है, बराबर हिल्स थी। इन पहाड़ियों में इन्होंने 4 गुफाएं बनवाई, ठीक है, केव्स बनवाई। वो किस लिए थी? ये केव्स जो थी वो मॉन्क्स के लिए थी, जो वहाँ पर रहते थे। क्योंकि देखो जो सिद्धि प्राप्त करता है, जो पूजा पाठ करता है, उसको एकांत चाहिए। तो एकांत देने के लिए उन्होंने 4 गुफाएं बनवाई। उनके नाम बहुत ईजी हैं। फर्स्ट का नाम है, ये सब जो है लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु जो है उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा के मित्र सुदामा, तो ये आ गया सुदामा गुफा। सेकंड, लॉर्ड कृष्णा महाभारत में एक कर्ण जो था वो भी एक कैरेक्टर थे, कर्ण, ये आ गए। थर्ड, अब ये महाभारत हुई क्यों थी? चौपड़ की वजह से हुई थी। ये लो जी, चौपड़ आ गया, ठीक है। फिर अब भगवान विष्णु का अवतार है तो विश्व, ये एक विश्व झोपड़ी आ गई, ये लो। 4 नाम है, आपको हाथों हाथ याद हो जाने चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए याद करने की। अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने कोरोनेशन के बाद में उन्होंने धम्म यात्रा की। धम्म यात्रा मतलब हम तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्होंने धम्म यात्रा की है। तो उसके 10th ईयर में जब उन्होंने राज्य किया, उसके 10वें साल में ही गया गए। कहाँ गए? गया गए, ठीक है। उसके 20th ईयर में, 20वें साल में, 20th ईयर में कहाँ गई है? ये गए लुम्बिनी, जहाँ पर देखो गया में तो भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ही गॉट निर्वाणा, और लुम्बिनी वॉज हिज बर्थ प्लेस। तो 20th ईयर में वो लुम्बिनी गए, ठीक है जी। एंड ही
ऑल्सो डिड वन थिंग, इन्होंने टैक्स जो थे लैंड पे टैक्स थे, ज़मीन पे टैक्स होते थे, तो इन्होंने जहाँ जहाँ पे जो भी जगह थी जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड थी, कहीं वो पैदा हुए, ठीक है, कहीं पर अगर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई ऐसे, तो उन्होंने 1/6 से लेकर के 1/6 था पहले, तो 1/8 उसको कर दिया टैक्स को, टैक्स ऑन लैंड, ठीक है। इतना इंस्पायर हो गया था ये। और उन्होंने कई कई जगहों पर कई इंस्क्रिप्शंस में अशोका ने खुद को बोला भी है कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ बुद्धिस्ट। नाउ वी विल लर्न अबाउट धम। व्हाट्स धम? Okay, I'm starting. The ideas that Ashoka rendered for moral advancement of human beings, मतलब जो नैतिक मूल्यों, जो मॉरलिटी हमारे बीच में, उसको एनहांस करने के लिए उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए थे, उसको हम धम्म कहते हैं। धम्म हैज़ बीन डिफाइंड इन द 2nd and 7th कॉलम्स, स्तंभ लेख। अब लेट मी डू सम ड्राइंग। अभी मैंने बताया था कि ग्रीक जो थे उनसे इंस्पायर होकर के उसने ये कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस करना स्टार्ट किया था अशोक ने। नाउ हाउ वर द स्तंभ मेक? स्तंभ का मतलब होता है पिलर्स। तो वो पिलर्स कैसे बनाए जाते थे? पूरी की पूरी जो हिल्स होती थी ना, छोटी छोटी, उनसे ना कोई भी एक बड़ा ब्लॉक उठवा लिया जाता था। उसके बाद में वो उस ब्लॉक को कार्व करवाते थे ऐसे चौकोर पीसों में, लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े। इसके ऊपर क्या होता था? इसके ऊपर लिखा जाता था, कार्व किया जाता था जो भी मैसेज होता था ना, जो भी अशोक पहुंचाना चाहता था अपने लोगों तक। पहले एक और आइडिया होता था मैसेज सेंड करने का, वो आपने टीवी में भी देखा होगा कि एक आदमी ढोल पीटते पीटते गांव टू गांव, शहर टू शहर जा कर के लोगों को मैसेज देता था कि ये हमारे किंग ने ये आप लोगों के लिए बोला है, ये मैसेज दिया है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया आइडिया लिया। इन्होंने ऐसे स्तंभ लेख, मतलब कॉलम्स बनवाए रॉक के। रॉक एडिक्ट्स इनको बोला जाता था, रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। और इनके ऊपर इन्होंने लिखवाए अपने मैसेजेस, और करीबन 14 है ये, ठीक है। तो 14 जगहों पर इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली अपने जनता को कि आप पशुओं को मत मारो, उनके लिए चिकित्सा करो, आप दान दो, झूठ मत बोलो। और इन्होंने जो था मीट ईटिंग के लिए भी कहा कि आप कम मांस वगैरह खाओ, ठीक है। और इवन अशोका ने खुद ने भी जो था मीट वगैरह बहुत कम कर दिया था, या फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने बंद किया था, ऐसा कुछ था। तो ये जो ब्लॉक्स होते थे, इन ब्लॉक्स के ऊपर सबसे पहले तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे। उसके बाद में इधर टॉप पे, आई विल शो यू द पिक्चर, ऐसे ना उल्टा कमल बनाया जाता था, लोटस ऐसा होता था उल्टा, ठीक है। उसके ऊपर किसी भी एनिमल का बस्ट, मतलब उसका सिर्फ फेस होता था इधर, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगी। ऐसे वो एनिमल्स भी स्पेसिफिक होते थे जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड होते थे वो एनिमल्स। पहला था एनिमल एलिफेंट, या तो एलिफेंट होता था उसके ऊपर, या उसके ऊपर लायन होता था सेकंड नंबर पे। थर्ड बस तीन ही थे, या फिर उसके ऊपर बुल होता था बस। आपने अपना नेशनल एम्बलम देखा होगा, उसको हम बोलते हैं अशोक चक्र, है ना। उसमें आपने देखा होगा चारों तरफ ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके शेर है, इधर शेर है एक, इधर शेर है एक, इधर शेर है। नोट पे था, आपने नोट पे होगा, आप देखना। उसको अशोका के स्तंभ से लिया हुआ है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट देयर वॉज, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, ओके। अकॉर्डिंग टू इट देयर इज ओनली धम इन परस्यूट ऑफ सिन, वर्ल्डली लव, काइंडनेस, चैरिटी, ट्रूथ, एक्शन, सेंट नेचर, डूइंग वेलफेयर वर्क, मतलब जितनी भी अच्छी बातें दुनिया में वो सब इन्होंने लिखी हैं इसमें। बीइंग सिनलेस, ब्रिंग सॉफ्टनेस इन फैमिली, कीपिंग कंपैशन, गिविंग चैरिटी, ओबेइंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स, नॉट किलिंग लिविंग बींग्स। वही मैंने आपको बताया कि जो भी है मांस मीट नहीं खाना है आप लोगों को, ठीक है। बी वेजिटेरियन, क्योंकि इन्होंने खुद ने उस वक्त पे क्या पीकॉक्स भी खाते थे ये लोग,
तो सब बंद कर दिया था इन्होंने. रिस्पेक्ट टू द टीचर्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, रिलेटिव्स. Being courteous towards Brahmins, Sharomano, and to become right person were some of the essential conditions of Dhamma. मतलब जितनी भी अच्छी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है या कहीं पर भी लिखी है वो सब इन्होंने बोल दिया इसमें. अकॉर्डिंग टू, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इंस्क्रिप्शन, मतलब ऐसे करके जो स्तंभ लिखे हुए हैं ना, तो क्या हुआ कि हम जिनको भी स्तंभ मिले अशोक के, जिसने भी डिस्कवर किए थे, तो हिस्टोरियंस ने इसको नंबर दे दिए ताकि उसको रीडिंग करने में आसानी हो. तो जो तीसरे नंबर का इंस्क्रिप्शन मिला था अशोका का, अकॉर्डिंग टू इट देयर वॉज ऑल्सो लेगिस्लेशन इन धम्म. लेगिस्लेशन क्या होता है? द कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लेगिस्लेशन. तो धम्म में वो भी था. अकॉर्डिंग टू भाबरू, भाबरू जगह पर शिलालेख, शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट. अगर हिंदी में बोले तो शिलालेख और इंग्लिश में बोले तो भाबरू का एक रॉक एडिक्ट था भाबरू नाम की जगह पर. उसके अकॉर्डिंग अशोका एक्सप्रेस इज फेथ इन ट्राइनिटी ऑफ बुद्धा. मतलब 3 ऐसी चीज़ें थी जो बुद्ध ने बताई थी. पहले बुद्ध धर्म की, पहले तो खुद बुद्ध, सेकेंड इज धम्म, एंड थर्ड इज संघ. संघ का मतलब जो हम लोग जो संगति करते हैं साधु संतों के साथ, मॉन्क्स के साथ जो रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो. ओके. इन सांची जो है वो स्तूप है एक, उधर भी है. कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है. एंड सारनाथ उत्तर प्रदेश में. शॉर्ट कॉलम आर्टिकल्स अशोका ऑर्डर्ड द महामात्य. महामात्य कौन कौन होते थे? महामात्य मीन्स इनके मिनिस्टर्स होते थे, उनको महामात्य बोलते थे. मिनिस्टर्स ही होते थे, इन्हीं को बोलते थे ये लोग महामात्य. ओके. ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र दैट मॉन्क्स हु स्प्लिट इन द यूनियन शुड बी एक्सक्लूडेड. यानी कि उन्होंने ऐसे ऑर्डर दिए हुए थे अपने जो ऑफिसर्स थे उनको कि कौशाम्बी एक जगह थी, पाटलिपुत्र भी एक जगह थी, जिसको हम पटना बोलते हैं आज के टाइम पे, पाटलिपुत्र को. तो उन्होंने कहा कि दैट मॉन्क्स हु स्प्लिट इन द यूनियन, यानी कि जो संघ में रहते हैं, जो साथ में रहते हैं, इकट्ठे होकर जो मॉन्क्स पूजा करते हैं, अगर उनमें से कोई उन मॉन्क्स को छोड़ करके अलग होना चाहता है तो उनको हटा दीजिए, उनको एक्सक्लूड कर दीजिए. In the first inscription, it was issued that no animal should be slaughtered for sacrifice against collections and insisted for frugality. उन्होंने ये बोला कि आप जो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि पशु बलि कर दो, है ना, ये करिए, तो उन्होंने पशु बलि के लिए मना कर दिया. ना तो खाना है ना बलि देनी है, सेक्रीफाइस भी नहीं होगा कोई भी एनिमल. कितनी अच्छी बात कही उन्होंने. नाउ धम्म यात्रा. धम्म यात्रा मतलब वही तीर्थ यात्रा टाइप थी. बिफोर अशोक विहारा, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, बिफोर अशोक विहारा विजिट्स वर मेड इन विच किंग्स यूज टू हंट एनिमल्स. विहार का मतलब क्या होता है? घूमना. तो ऐसे विहार बने हुए थे जंगलों में जहाँ पर जो किंग्स जो थे वो आखेट करते थे, हंटिंग करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए. उस वक्त तो टीवी मूवीज़ नहीं होते थे, तो वो लोग ऐसे ही हंटिंग वंटिंग करके या म्यूज़िक डांस से अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे. तो इन्होंने हंटिंग पे भी बंद कर दिया किया था इन्होंने. ठीक है. हंटिंग तो इन्होंने पहले ही अपने फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में बंद कर दी थी. अशोका गेव द प्रोविजन ऑफ धम्म यात्रा इन विच, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, Ashoka gave the provision of Dhamma Yatra in which Buddhist places were visited and gold was donated to Brahmins, Shramans and the elderly. कि आप ऐसी जगहों पर धम्म यात्रा कीजिए और जो भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड उस वक्त डोनेट करना इतना इजी क्यों होता था? क्योंकि वो काफ़ी क्वांटिटी में मिलता था एट दैट टाइम. अब धीरे धीरे हमने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, क्योंकि जो धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं वो तो उसी क्वांटिटी में मिलेंगे ना, भले कितने साल पहले हो, भले कितने साल बाद की बात हो. इसलिए अब जाके जो गोल्ड है वो काफ़ी कॉस्टली हो गया. उस वक्त इतना कॉस्टली नहीं होता था लोगों के लिए. तो वो कहते थे ब्राह्मण्स को, जो श्रमन्स हैं, मॉन्क्स हैं और जो बूढ़े लोग हैं, उनको गोल्ड दान में देते थे वो. अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च. In the time of Ashoka, the state's employees, the princes, the Rajukas and the vendors were sent every 5 years to travel for the mission of preaching.
हर 5 साल में वो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, टू स्प्रेड एंड टू प्रीच द बुद्धिज्म, दे ही सेंट his ministers, his princesses to different part of the world to spread the religion. धम्म महामात्र इन द 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन, जब वो 14 ईयर उसको पूरे हो गए थे, अशोका अपॉइंटेड धम्म महामात्र हुज मेन फंक्शन वर टू प्रीच द धम्म फॉर फ्री प्रिजनर्स फ्रॉम प्रिजन और रिड्यूसिंग देयर पनिशमेंट, फाइनेंशियली सपोर्टिंग देयर फैमिलीज. अब ऐसा होता था कि इवन जो प्रिजनर्स होते थे, जिसने चोरी की है या किसी का कत्ल किया, तो जब उसको फांसी होने वाली होती थी, उससे दो दिन पहले कुछ ऐसा अरेंजमेंट करवाते थे वो जेल में कि उस इंसान को अपने कर्म पे जो है वो शर्मिंदगी हो, वो पछताए. अब वो जब वो रिपेंट करता था तो क्या होता था कि वो जो जुडिशरी या जो भी होता थे वहाँ पे लोग, तो वो लोग ऐसा करते थे कि उन लोगों की जो पनिशमेंट होती थी उसको कम कर देते थे. इवन 2-3 डेज़ का उसको समय देते थे कि अगर तेरे को अपने काम पर, जो भी तूने किया है, गलत काम किया है, उसके ऊपर अगर शर्मिंदगी है, अगर पछतावा है, तो पनिशमेंट कम भी किया जाता था. ऐसा होता था उस टाइम पे. धम्म महामात्र थे उनमें. टू फ्री द प्रिजनर्स फ्रॉम प्रिजन और रिड्यूसिंग द पनिशमेंट, अगर कोई बड़ी पनिशमेंट होती थी तो रिड्यूस करते थे, और कोई छोटा मोटा गुनाह होता था, चोरी है, कुछ ऐसा टाइप का है, तो वो उसको छोड़ भी देते थे कि चलो इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो छोड़ देते हैं. ओके, नाउ रॉक एडिक्ट्स. अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु समन्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू इंस्क्रिप्शन. यानी कि उसके जो लोग थे उसके राज्य में, उनको उसने इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपना मैसेज दिया. वो ऐसा करने वाला पहला रूलर था इंडिया में. विच अशोकाज इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या होती है? जिसमें लिखता है आदमी, स्क्रिप्ट है ना. जैसे हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, और भाषा थी प्राकृत या पाली. ओके. which this inscription were inspired by Iranian king Darius फर्स्ट. उसने यहाँ से डेरियस फर्स्ट के रीन से, ईरानियन किंग से इंस्पायर होके इंस्क्रिप्शंस लिखना स्टार्ट किए. मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, while those from नॉर्थ वेस्ट, मनसेरा, शाहबाजगढ़ी वर इन खरोष्टी. चलो मैं आपको बता देती हूँ. जो ये पाकिस्तान में है अभी दोनों, मानसहरा एंड शाहबाजगढ़ी, ये दोनों जो हैं वो अभी राइट नाउ दे आर इन पाकिस्तान. और पाकिस्तान में उस वक्त जो था वो स्क्रिप्चर्स जो थी वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी. खरोष्टी ये लेफ़्ट टू राइट लिखने वाली थी. ठीक है, जैसे उर्दू होती ना वैसे ही, यहाँ से यहाँ ऐसे इसको लिखते थे. ठीक है. और भाषा कौन सी होती थी? भाषा वही होती थी, लेकिन स्क्रिप्ट बदल दी जाती थी. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम लोग मैसेज की भाषा में लिखते हैं. ठीक है, आई केम हियर, तो मैं इसको लिखूँगी कि मैं यहाँ आ गई. ठीक है, तो ये लिखा तो मैंने किस में? हिंदी में. भाषा क्या है? हिंदी. लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी है? स्क्रिप्ट रोमन है ना. लिखने का मतलब भाषा अलग है, लेकिन तरीका जो है वो किसी और भाषा से इंस्पायर्ड है. ठीक है. वैसे ही खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी वो नॉर्थ वेस्ट में लिखते थे वो. अभी मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट यानी कि पाकिस्तान, मानसहरा एंड शाहबाजगढ़ी, वहाँ पर जो लेख मिले हैं पाकिस्तान में वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं. इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम ईरानियन किंग. नाउ आई एम reading from here. 7 articles on a column brought from
टोपरा, इट्स नॉट टूपरा, इट्स टोपड़ा, दिल्ली में। आर वेल अक्लेम्ड। अब ये लोग 7 आर्टिकल्स, मतलब 7 ऐसे जो लिखे हुए थे इंस्क्रिप्शंस, वो यहाँ से लेकर आए दिल्ली में, ठीक है, टोपरा से लेकर दिल्ली तक ये लोग लेकर आए इसको। द सेकेंड एंड द थर्ड इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड अबाउट ग्रेट किंग एंटियोकस सेकेंड, फर्स्ट टाइम जेम्स प्रिंसेप। एक्चुअली ये जो नाम है इसको चेंज कर देना, वो जेम्स प्रिंस नहीं है, जेम्स प्रिंसेप है, प्रिंसेप। फर्स्ट टाइम जेम्स प्रिंसेप था, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ठीक है। इसने इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको खोजा अशोका के, और उसको रीडिंग करने में, पढ़ने में, जो भाषा थी उसको रीड करने में इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। किंग तिस्सा ऑफ तंपरानी, मतलब श्रीलंका की बात हो रही, तिस्ते श्रीलंका के किंग थे, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका एंड द टाइटल ऑफ देवनामपिया। तो ऐसा कहा भी जाता है जो तिस्स किंग थे उन्होंने खुद के नाम के आगे भी देवनामपिया लगाना स्टार्ट कर दिया आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अशोका। ऑन द ओकेजन ऑफ सेकेंड कोरोनेशन ही ऑल्सो इन्वाइटेड अशोका। जब वो सेकेंड टाइम पर उनका राज्यारोहण हुआ, ही गॉट कोरोनेटेड, तब उन्होंने अशोका को इन्वाइट भी किया था। अशोका सन महेंद्र रीच्ड देयर विद अ पार्ट ऑफ बोधि ट्री। अब ये बोधि ट्री क्या है? एक पीपल का पेड़ था, बानियन ट्री बोल लो। उस पेड़ के नीचे बैठ कर के भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान मिला था। तो उस पेड़ की पूजा आज भी होती है गया के अंदर, और उस पेड़ की कुछ ब्रांचेस थी, उनको जगह जगहों पर जाकर के लगाया गया, वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर। उन ट्रीज़ को हमने बोधि ट्री का नाम दिया। ऐसा ही एक ब्रांच जो था वो अशोका के सन थे महेंद्र, वो जाकर उन्होंने श्रीलंका में जाके लगाया। और एक चीज़ और थी, अशोका की बेटी थी संघमित्रा, और अशोका का सन था महेंद्र। ये दोनों मिलकर के श्रीलंका गए थे और उन्होंने वहाँ पर बुद्धिज़्म का प्रचार किया था, ठीक है। श्रीलंका इज़ कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म, यहाँ से, पर ऐसा है नहीं। बर्थ प्लेस जो है बुद्धिज़्म की वो बिहार है, इंडिया में, ठीक है। अशोका जो थे उन्होंने 40 ईयर्स रूल किया और 232 में उनकी डेथ हो गई। तो दिस वाज द एंड ऑफ ग्रेट किंग अशोका। इस टाइप से उनकी डेथ हुई। अब किस टाइप से हुई वो तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने 40 ईयर्स जो है राज किया था। नाउ सक्सेसर्स ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। आगे जो थे उनके बाद में जो किंग आए वो इतने पावरफुल नहीं थे जितना कि अशोक थे। धीरे धीरे जो मौर्यन डायनेस्टी थी इट केम टू अ डाउनफॉल। आफ्टर अशोका हिज वीक सक्सेसर वॉज द रूलर इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। कुणाल बिकम द किंग आफ्टर अशोका। कुणाल थे वो बने, हु वॉज कॉल्ड एज धर्म विवर्धन इन दिव्यवदान। दिव्यवदान वॉज अ टेक्स्ट फ्रॉम आई थिंक बुद्धिज़्म का है वो टेक्स्ट। उससे पता चलता है कि उनको धर्म विवर्धन भी बोला जाता था, उनका एक नाम था। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, तरंगिनी किसने लिखी थी वो कमेंट करके मुझे बताना। जलुका वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग दिस पीरियड। Yes. Jaluka was the king at the time. To Taranath, the father of Ashok, had become an independent ruler of Gandhara. Dashrath, son of Kunal, also ruled Magad. He had donated नागार्जुनी caves to the beggars. जो नागार्जुन में जो caves थी उनको उन्होंने, beggars जो भिखारी थे, भिक्षुक थे, उनको उन्होंने दान में दे दी। वहद्रथ वॉज द लास्ट मौर्यन एम्पायर। वहद्रथ जो था ये इम्पॉर्टेंट है, लेट मी डू सम मोर ड्राइंग। वहद्रथ
ही वॉज द लास्ट मौर्यन एम्पायर एम्परर सॉरी, मौर्यन एम्पायर का लास्ट किंग था वो वहदरथ था। और इन्होंने क्या किया, हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग, उनका एक मिनिस्टर था ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग, laid the foundation of Shung dynasty in Magध after killing him। पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार करके और शुंग डायनेस्टी स्टार्ट की थी। तो मौर्यन एम्पायर के बाद में स्टार्ट होती है शुंग डायनेस्टी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।